वेलकम बैक बच्चों। पार्ट 2 हम कर चुके हैं प्रैक्टिस टेस्ट 2 का। अब तो क्वेश्चन नंबर 25 हम लोग कर चुके। अब मैं जा रहा हूँ क्वेश्चन नंबर 26 पर। तो सेक्शन बी से मैं स्टार्ट करने जा रहा हूँ पार्ट 3। तो देखते हैं कितने क्वेश्चन इसमें हम कर पाते हैं। 20 क्वेश्चन अटेम्प्ट करने हैं 24 में से। ठीक है, सेक्शन बी 25 लिखा है, मिसप्रिंट हो गया शायद, शुड बी 24। 24 में से 20 क्वेश्चन अटेम्प्ट करने हैं। 3 पॉइंट चार्जेस, जैसे कि हम देख रहे हैं Q प्लस Q, एक छोटा Q और एक Q माइनस Q किसी सरफेस S में एनक्लोज्ड है, तो नेट इलेक्ट्रिक फ्लक्स जो क्रॉस करेगा वो कितना होगा। तो आपको सिंपली सिग्मा Q पता करना है, यानी इनका सम। जब मैं इसको जोड़ता हूँ माइनस Q से कैपिटल Q कट गया और बाकी मेरे पास बचता है 3Q। तो आंसर होता है बच्चों 3Q अपॉन एप्सिलॉन 0 गॉस लॉ से, सिग्मा Q अपॉन एप्सिलॉन 0 फॉर्मूले से। क्वेश्चन नंबर 27, टू लार्ज थिन मेटल प्लेट्स दी हैं आपको, थिन भी दी है, बावजूद इसके हम दो सरफेसेस मान के चलेंगे, पैरेलल एंड क्लोज टू ईच अदर, पास पास रखी हैं। तो एक कैपेसिटर जैसा फॉर्म हो जाता है। हम जानते हैं कैपेसिटर में जो भी चार्ज होता है वो सारा का सारा इनर सरफेस पे आ जाता है, आउटर सरफेस पर कोई चार्ज नहीं बचता बिकॉज ऑफ अट्रैक्शन। द प्लेट्स हैव सरफेस चार्ज डेंसिटी अपोजिट साइन, मान लो इसकी सिग्मा प्लस में है तो इसकी माइनस में है, जिसकी वैल्यू हमें दी हुई है, मैग्नीट्यूड इतना है। इलेक्ट्रिक फील्ड बिटवीन द प्लेट्स इज, तो फॉर्मूला लगाएंगे सीधे, फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन, इक्वल टू सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन 0। तो आपको क्या करना है, 18 इंटू 10⁻⁻22 डिवाइडेड बाय 8.85। तो हम देख रहे हैं सीधे सीधे 8.85 डबल करूंगा इसका क्या आएगा, 2 से थोड़ा सा ज्यादा रहेगा। अब 10⁻⁻12 है नीचे, है ना। अप्रोक्सीमेट कैलकुलेशन का मेथड बता रहा हूँ बच्चों, पूरा कैलकुलेट करने की जरूरत नहीं है शायद, जैसे कि हम यहाँ देख पा रहे हैं। तो -12 ऊपर जाकर बचेगा -10, है ना। तो -10 वहां बच रहा है और 2 वगैरह कुछ बचेगा, तो -10 इसमें, इसमें -12 है। तो करेक्ट आंसर क्या होगा बच्चों, ऑप्शन ए। कुछ भी कैलकुलेट नहीं करना पड़ा, 8 2 16 होता ही है। नेक्स्ट है, द ग्राफ शोज द वेरिएशन ऑफ वोल्टेज V अक्रॉस द प्लेट्स ऑफ टू कैपेसिटर्स A एंड B वर्सेस इंक्रीज ऑफ चार्ज, यानी जैसे जैसे चार्ज बढ़ता है और पोटेंशियल ऐसे बढ़ता है। आप जानते भी हैं Q इज V इज प्रोपोर्शनल टू Q एक्चुअली, ठीक है, V इज प्रोपोर्शनल टू Q, और रिवर्स भी सही है, Q इज प्रोपोर्शनल टू V। विच ऑफ द टू कैपेसिटर इज हायर कैपेसिटेंस, तो C होता है, हम जानते हैं Q अपॉन V। तो इसका जो स्लोप है वो है V बाई Q, हमें चाहिए उसका रेसिप्रोकल। तो जिसका स्लोप कम होगा, इसका स्लोप कम है, θ1 इज लेस देन θ2, तो जिसका स्लोप कम है उसकी कैपेसिटी ज्यादा है, तो मैं बोलूंगा CB इज ग्रेटर देन CA। तो B की कैपेसिटी A से ज्यादा है, आपसे पूछा है हायर कैपेसिटेंस B। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ABC इज एन इक्विलेटरल ट्राइंगल, जैसा हम देख रहे हैं, चार्जेस प्लस Q आर प्लेस्ड ईच कॉर्नर, जैसा हम देख रहे हैं। इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी एट O, यहाँ पर इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी क्या होगी। अगर पोटेंशियल पूछा होता तो हम सम करते KQ बाय R का, 3KQ बाय R। इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी अगर मैं यहाँ पे +1 रखता हूँ, सिमेट्री में काम आसान हो जाता है, रिपेल करेगा इस साइड, ये रिपेल करेगा इस साइड, ये रिपेल करेगा इस साइड, नेट इज 0। फोर्स पूछें किसी चार्ज को रखे तो 0, क्योंकि फील्ड 0 है। क्वेश्चन नंबर 30, पैरेलल प्लेट कैपेसिटर आप इमेजिन कर सकते हैं कैसा दिखता है। हवा है बीच में, प्लेट्स के बीच में, उसकी कैपेसिटी आपको दी है 20 पिकोफैरेड। इफ द डिस्टेंस बिटवीन द प्लेट्स, उसको रिड्यूस बाय हाफ, यानी हाफ कर दिया है, आधा कर दिया है, तो कैपेसिटी जो है डबल हो गई अब। एंड द स्पेस फिल्ड विद ए सब्सटेंस, डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट 3 बढ़ दिया, तो डबल तो हो गई थी 2 टाइम्स, अब उसकी 3 टाइम्स और हो गई, तो 2 3 जा 6, 6 टाइम्स हो गई है। पहले कैपेसिटी 20 थी, तो अब हो गई है 6 टाइम्स, यानी 20 इंटू 6, 6 2 जा 12, 120 पिकोफैरेड। पिकोफैरेड तो पिकोफैरेड ही रहने वाला है। आइडेंटिफाई द रॉन्ग, जो गलत है वो छांटना है हमको। एडी करंट्स आर प्रोड्यूस्ड इन ए स्टेडी मैग्नेटिक फील्ड। एडी करंट तो इंड्यूस करंट है, जो लेंजेस लॉसेस की डायरेक्शन दी जाती है। अगर मैग्नेटिक फील्ड स्टेडी है तो एडी करंट प्रोड्यूस नहीं होगी। एडी करंट्स कैन बी मिनिमाइज बाय यूजिंग लैमिनेटेड कोर, यस, यही हम तरीका इस्तेमाल करते हैं इनको मिनिमाइज करने का।
Induction furnace uses AD current to produce heat. Yes, ये application है AD current की. AD current can be used to produce braking force for moving trains. Correct. So this one is the answer because wrong छांटना था. ठीक है, कंफ्यूज मत होना बच्चों, गलती मत करके आना एग्जाम में. तो सारे ऑप्शन पढ़ने से फायदा होगा. Coil of self inductance L is connected in series with a bulb. अब इसकी जगह कैपेसिटर भी जोड़ सकते हैं, है ना. इमेजिन करो ये सिचुएशन है, इसको हमने सीरीज में जोड़ा हुआ है एक बल्ब के साथ. एनसीईआरटी में ऐसे सॉल्व एग्जांपल है. एसी सोर्स, ब्राइटनेस ऑफ द बल्ब का क्या होगा. फ्रीक्वेंसी ऑफ एसी सोर्स तो आपको पता होना चाहिए. यहाँ पे ब्राइटनेस डिपेंड करेगी करंट जो फ्लो हो रही है. करंट होगी V/Z और जो Z है वो होगा अंडर रूट ऑफ बल्ब के फिलामेंट का रेजिस्टेंस है, यहाँ इंडक्टेंस है. तो R स्क्वायर प्लस XL स्क्वायर, जबकि XL होगा 2πfl ओमेगा L के बराबर 2πfl. अब क्या कर रहा हूं मैं, फ्रीक्वेंसी घटा रहा हूँ, फ्रीक्वेंसी घटा रहा हूँ बच्चों. तो XL घट रहा है, XL घट रहा है, तो Z घट रहा है, Z घट रहा है, तो करंट बढ़ रही है. करंट बढ़ रही है तो ब्राइटनेस बल्ब बढ़ेगी, घटेगी नहीं. तो फ्रीक्वेंसी ऑफ एसी सोर्स डिक्रीज्ड है तो ब्राइटनेस का क्या होगा, ब्राइटनेस तो बढ़ेगी. हमें तो डिक्रीजेस निकालना है, तो ये ऑप्शन नहीं हुआ. नंबर ऑफ टर्न्स इन द कॉइल इज रिड्यूस्ड. नंबर ऑफ टर्न्स अगर कम कर दूंगा तो इसका इंडक्टेंस कम हो जाएगा, और इंडक्टेंस कम हो जाएगा तो एक्सेल कम हो जाएगा, एक्सेल कम हो जाएगा तो फिर से ब्राइटनेस बढ़ेगी नहीं. कैपेसिटेंस ऑफ रिएक्टेंस XC इक्वल टू XL इज इंक्लूडेड. ओके, इसको हमने खत्म कर दिया, खत्म कर दिया तो मैक्सिमम हो गई करंट, रेजोनेंस वाली कंडीशन हो गई, तो रेजोनेंस और बढ़ जाएगी ब्राइटनेस, ऐसा तो होगा नहीं. आयरन रॉड इज इंसर्टेड. अब समझ में आ रहा है हमारे, आयरन रॉड इंसर्ट किया तो अब क्या हुआ, L बढ़ गया, L बढ़ गया, XL बढ़ गया, XL बढ़ गया, Z बढ़ गया, Z बढ़ गया, करंट कम हो गई, और करंट कम हो गई तो ब्राइटनेस डिक्रीज हो गई. दिस इज द करेक्ट आंसर. 5 charges Q1, Q2, Q3, Q4 and Q5 are fixed at their positions as shown in figure. ठीक दिख रहा है हमें. S is Gaussian surface. Gauss law is given by this. Which of the following statement is correct? तो आप देख रहे हैं बिल्कुल सिमेट्री चल रही है, जैसे सैंपल पेपर में क्वेश्चन थे वैसे क्वेश्चन इसमें है. यहाँ पर सैंपल पेपर में क्वेश्चन नंबर 6 था, यहाँ क्वेश्चन नंबर 33 आ गया. इलेक्ट्रिक फील्ड ऑन LHS यहाँ पर of the above equation will have a contribution from Q1, Q5, Q3. तो बच्चों गॉस लॉ से रिलेटेड 6 पॉइंट दिए हुए आपको एनसीईआरटी में. उन 6 को ध्यान से पढ़ोगे तो तीसरे पॉइंट में आप पढ़ोगे, थर्ड पॉइंट में, कि इस इलेक्ट्रिक फील्ड में सभी चार्जेस का कंट्रीब्यूशन होता है या माना जाता है, ऐसे बोले हम. तो Q1 अभी Q2, Q4 का कंट्रीब्यूशन किस में है, फ्लक्स इसमें Q इनसाइड जो है वो Q2, Q4 के बराबर होगा. तो Q1, Q5, Q3 while Q on the RHS will have contribution from Q2, Q4. Q2, Q4 वो शामिल नहीं किया उसमें, Q1, Q5, Q3 शामिल किए. ओके, और देखते हैं अगला ऑप्शन. All charges, ये लैंग्वेज है, all charges while Q on the RHS will have contribution Q2, Q4 only. This is correct. बाकी सब गलत हो गए. तो इसको अच्छे से समझ लेना बच्चों इसके रेफरेंस में. अभी कंट्रीब्यूशन जो है वर्ड ये कई तरह से यूज किया हुआ है, इसमें मिसलीडिंग, आपको थोड़ा कंफ्यूजन क्रिएट होगा जब आप सैंपल पेपर वाले क्वेश्चन से जाएंगे. इलेक्ट्रिक फील्ड में कंट्रीब्यूशन है, पर अगर मैं फ्लक्स की बात करूं तो फ्लक्स में कंट्रीब्यूशन नहीं माना गया है सैंपल पेपर के हिसाब से, तो उसको समझ लेना. नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 34. टेम्परेचर डिपेंडेंस ऑफ रेजिस्टिविटी रॉ क्वांटिटी सेमीकंडक्टर्स. सेमीकंडक्टर के लिए अल्फा क्या होता है, नेगेटिव होता है. Insulators almost zero. Metals is significantly based on the following factor. किस पे? Number of charge carriers can change with temperature T. Obviously. अगर मैं resistivity का फॉर्मूला लिखूं तो ये होता है बच्चों m mass upon n e square tau. क्योंकि रेजिस्टेंस में ऊपर L आ जाता है, नीचे A आ जाता है, यानी इससे मल्टीप्लाई हो जाता है अगर मैं रेजिस्टेंस बोलता हूँ उसको. ठीक है, अगर रेजिस्टेंस के लिए निकालता हूँ तो ये मल्टीप्लाई हो जाता है. तो इसमें m
कांस्टेंट है, ई कांस्टेंट है, बचा एन और टाउ। तो नंबर ऑफ चार्ज कैरियर्स कैन चेंज विद टेम्परेचर टी, सही बात है, और रिलैक्सेशन टाइम भी चेंज हो सकता है। टाइम इंटरवल बिटवीन टू सक्सेसिव कॉलिजन्स कैन डिपेंड ऑन टी, राइट। लेंथ ऑफ ए मटेरियल कैन बी फंक्शन, उसको हम नेग्लेक्ट करते हैं, हालांकि टाइम का टेम्परेचर का फंक्शन हो सकती है, एल टी इक्वल टू L0 1 प्लस अल्फा डेल्टा टी, पर इतना टेम्परेचर हम नहीं पड़ता ऐसा मानते हैं, उसको हमने नेग्लेक्ट किया। मास ऑफ कैरियर्स इज ए फंक्शन ऑफ टी, इलेक्ट्रॉन का मास कैरियर का फंक्शन नहीं है। तो नंबर ऑफ चार्ज कैरियर्स कैन चेंज विद टेम्परेचर, सेमीकंडक्टर में कंसिडरेबली बढ़ जाते हैं नंबर ऑफ चार्ज कैरियर, इलेक्ट्रॉन्स के साथ होल्स दोनों ही बढ़ जाते हैं। तो फर्स्ट एंड सेकंड, दिस इज द करेक्ट आंसर। जब भी ऐसे क्वेश्चन आ जाए इस फॉर्मेट वाले तो बड़े ध्यान से उसको आप अटेम्प्ट करें, सोच के समझ के। नेक्स्ट क्वेश्चन, कंसिडर ए मीटर ब्रिज, मीटर ब्रिज पे आना ही आना है, पक्का है, क्वेश्चन मिलना है आपको। लेंथ ऑफ वायर 2 मीटर ले लिया आपके यहाँ पे। रेजिस्टेंस 10 ओम इज कनेक्टेड अक्रॉस वन गैप, मान लो ये R है, एंड एन अननोन रेजिस्टेंस इज कनेक्टेड अक्रॉस द अदर गैप जो कि S है। व्हेन दीज रेजिस्टेंस आर इंटरचेंज, यानी अभी तक तो क्या था, P अपॉन Q इक्वल टू R अपॉन S था, अभी आपने क्या किया, S अपॉन R कर दिया। बैलेंस पॉइंट जो 50 सेंटीमीटर शिफ्ट हो गया। व्हाट इज द वैल्यू ऑफ अननोन रेजिस्टेंस, इसमें से आपको पता करके निकालनी है। तो बच्चों ये जो क्वेश्चन है ये मेमोरी बेस्ड या रिमेम्बरिंग पर बेस्ड डायरेक्ट नहीं है, इसमें आपको फॉर्मूला लगाना होगा, कैलकुलेशन करनी होगी, तब आपको रिजल्ट मिलने वाला है। सो व्हाट यू हैव टू डू, तो फॉर्मूला तो वही है हमारा पुराना वाला, P अपॉन Q, जो कि बैलेंसिंग लेंथ के लिए आता है ना, P अपॉन Q, ये होता है L अपॉन 100 की जगह मैं 2 मीटर करूंगा, टोटल लेंथ 2 मीटर है, माइनस L, ये समझ गए होंगे आप, ये R अपॉन S। तो पहले क्या था, पहले था R दैट इज 10 अपॉन S, तो बैलेंसिंग लेंथ क्या थी, जो भी थी, L अपॉन 2 माइनस L, मीटर में चल रहे हैं अभी हम, सेंटीमीटर में नहीं चल रहे हैं, ठीक है। दिस इज इक्वेशन 1। कितने अननोन आ गए, ये 2 है, Z नहीं है, ठीक है। तो L और S दो अननोन है, तो दो इक्वेशन होगी तो काम चल जाएगा। तो अगली इक्वेशन क्या बनी, अगली बार ये हो गया S अपॉन 10 इक्वल टू, अब बैलेंसिंग लाइन चेंज हो गई, बोले शिफ्ट हो गई 50 सेंटीमीटर से, 50 सेंटीमीटर से शिफ्ट हो गई, तो बढ़ेगी कि घटेगी, वो सोच के देखो आप। तो L की जगह क्या लिखना होगा हमें, इन्होंने ये नहीं बताया कि किधर शिफ्ट हुई है, तो अगर मैं L प्लस 50 लिखता हूँ, मैं मान लेता हूँ बढ़ गई है, तो यहाँ पे 2 माइनस L प्लस 50 आ जाएगा, 50 सेंटीमीटर शिफ्ट हो गई। तो इन दो इक्वेशन को सॉल्व करके आपको आंसर निकालना होगा। सॉल्यूशन देखना मैं दिखा सकता हूँ, तो 35th क्वेश्चन का सॉल्यूशन देख लेते हैं। 35th ये रहा, ठीक है। नीचे जो है ये थोड़ा सा ये समझने का है, 10 बाई एक्स इज ओके, L1 अपॉन 200, अब सेंटीमीटर में चलाएंगे तो 2 मीटर की जगह 200 के सेंटीमीटर में निकालेंगे, तो 200 माइनस L1, और नीचे x बाय 10, ऊपर L1 प्लस 50 जैसे हम लिखा था, और वो 50 सब्ट्रैक्ट करके 150 लिखा, तो कंफ्यूज मत होना, ये वही किया है जो मैंने किया है, ठीक है, इट इज सेम, लिखने का तरीका अलग है बस। तो सॉल्व करके आंसर आएगा इसका 16.7 ओम। नहीं आया तो मेरे से पूछ लेना, आ जाए तो अच्छी बात है, आ जाए तो अपने आप को शाबाशी देना, शाबाशी देना जरूरी है। जब भी आप क्वेश्चन सही करते हैं, ब्रेन की ट्रेनिंग आपको करनी है, ब्रेन ट्रेन द ब्रेन, उसको खुराक मिलेगी तभी तो आगे आपका साथ देगा। तो मैं समझता हूँ यही मैं एंड कर रहा हूँ बच्चों। क्वेश्चन नंबर 36 ऑनवर्ड्स हम लेंगे अगले पार्ट में, वो होगा पार्ट 4, यहाँ से स्टार्ट हो जाएगा पार्ट 4। पार्ट 3 को यही एंड करता हूँ मैं 10 सवालों के साथ, फिर मिलते हैं जल्दी। तो कोशिश करूंगा सुबह उठ के जल्दी बना दूं और वीडियो, क्योंकि खत्म करने हमको ये पूरे सारे 10 के 10 पेपर। टिल देन हैप्पी लर्निंग।